हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस सेट फिजिक्स इज दिस कंसेप्ट ऑफ द वीडियो। बच्चों, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 15 के अंदर आज हमारा शानदार ही टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला, यानी कि लेंस को, इसका नाम जो पड़ा लेंस मेकर फार्मूला वो लेंस को बनाने वाले के नाम के बेस पे रखा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इस यहाँ पे एक लेंस दिया हुआ कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का ये जो सरफेस है वो किसी न किसी इस स्फीयर का एक पार्ट होगा। सो इस स्फीयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 और इसकी जो रेडियस है वो R1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा R1। ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर का एक पार्ट होगा, उसका जो सेंटर है वो हो जाएगा C1 और रेडियस हो जाएगी R1। और ये वाला जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट होगा, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा C2 और रेडियस हो जाएगी R2। सो इसको मैं ले देता हूँ R2। ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है XY। इस लेंस के सामने इस साइड के अंदर है वो पॉइंट O पर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से U डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहां से रे आएगी और इस फर्स्ट वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पे म्यू एम, मीडियम, जिस मीडियम के अंदर इस लेंस को रखा गया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर इस लेंस के इस साइड के अंदर भी क्या हो जाएगा म्यू एम, और लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है म्यू एल। इसलिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि म्यू एम से म्यू एल क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये मीडियम हो जाएगा रेरर और ये मीडियम हो जाएगा डेंसर। रे के रेरर टू डेंसर मीडियम में जाने से एक्चुअली में रे इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वो भी कहाँ से, रेरर टू डेंसर मीडियम। इसलिए यहाँ पे रे वो नॉर्मल से क्या आएगी, नॉर्मल के क्लोज आएगी। इसलिए ये यहाँ पे जो C1 को यहाँ से मिलाया तो इस पॉइंट पर यहाँ पे C1 ने क्या किया, नॉर्मल का काम किया। इसलिए इस नॉर्मल से क्या आएगी, क्लोज आएगी। इसलिए जहाँ पे जानी चाहिए थी वहां न जाकर के नॉर्मल के क्या आ गई, क्लोज। इस डायरेक्शन के अंदर रहे वो झुक गई। अब ये मानते हो कि ये सरफेस अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो इमेज है वो जाकर के कहाँ बनेगी, आई डैश, और इसकी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने क्या मान लिया, V1। अब ये जो इमेज बनी है फर्स्ट सरफेस के लिए, जो इमेज बनी है ये इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेंस मेकर फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनने वाली जो इमेज है वो उस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगी। इसलिए ये जो इमेज V डैश है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहां से वापिस रे है उसका वापिस यहां से फाइनली जाकर के इमेज बनेगा आई पे। यहां से अगेन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, यानी कि C2 को इस पॉइंट से मैं मिलाऊंगा तो ये वापिस क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। और अगेन रे के डेंसर टू रेरर मीडियम में आने की वजह से रे है वो नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हट जाएगी। इसलिए जहां पे जानी चाहिए थी वहां न जाकर के थोड़ी सी क्या हट गई, दूर हट गई। ये यहाँ आकर के फाइनल इसकी इमेज बनी। तो इस लेंस के अंदर दो सरफेस होने की वजह से यहाँ दो इमेज बनती है। फर्स्ट सरफेस से बनने वाली जो इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, और यही ऑब्जेक्ट बनकर के सेकेंड सरफेस के लिए अगेन फाइनली आई पर इसकी इमेज बनती है। इस लेंस की फाइनल इमेज आई पर बनती है और उसको हमने ऑप्टिकल सेंटर से क्या माना है, V। सो इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला मिलता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो सबसे पहले हमने सरफेस फर्स्ट के लिए बात करते हैं। ये पहला सरफेस है तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर सरफेस फर्स्ट। अगर इस फर्स्ट सरफेस पे
रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में अगर यूज करूं तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलता था कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर इस फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ तो वहाँ पे मैंने बोला भी था कि μ2 है वह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ पे रे जा रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ से रे आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सो यहाँ से अगेन मैं बोल देता हूँ कि μ2 इस जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है उसके अंदर μ2 ऑलवेज उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे रे जा रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से रे आ रही है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, इसलिए मान लेना कि सेकेंड सरफेस यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो इस फर्स्ट सरफेस के लिए μ2 यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे जा रही है, सो इस सरफेस के लिए रे इस डायरेक्शन में जा रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μl। सो μ2 की जगह में लिखूंगा μl यहाँ पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये μm है उस मीडियम का। सो μl/v यानी कि इस सरफेस के लिए जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है आई डैश पर, और उसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या v डैश। सो μl अपॉन आ जाएगा v डैश, फिर उसके बाद में माइनस और μ1 क्या है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है। सो इस फर्स्ट सरफेस के लिए रे इस डायरेक्शन से आ रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या μm। सो यहां से हो जाएगा μm अपॉन में हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दी हुई यहां पे u इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा μl माइनस μm अपॉन में हो जाएगा इस सरफेस की रेडियस है वो क्या है R1। सो हो जाएगा R1। बच्चा पार्टी ये जो चीज मिली है इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से बच्चा पार्टी अगर मैं फॉर सरफेस सेकंड अगर सरफेस सेकेंड के लिए बात करूं तो उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अगर मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करूं अगेन तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलता कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ की सेकेंड सरफेस पे यूज करना चाहूं तो यहां से देखिए μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रे जा रही है। सो इस सरफेस के लिए ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए रे है वो जा रही है, तो जहां किधर रही है इस मीडियम में जा रही है, और इस मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μm। सो यहाँ से μ2 का जो काम करेगा वो हो जाएगा μm अपॉन में v यानी कि इमेज डिस्टेंस। सो इस सरफेस के लिए फाइनल इमेज i पर बन रही है और उसकी डिस्टेंस क्या है v। सो यहाँ लिख दूंगा मैं v माइनस μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है। सो ये जो रे आ रही है वो यहां से आ रही है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μl। सो μ1 का जो काम करेगा वो हो जाएगा μl अपॉन में हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये इस फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी थी वही इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v डैश। सो μl अपॉन v डैश इज इक्वल टू μm माइनस μl, और इस सरफेस की जो रेडियस है वो क्या है R2। सो अपॉन में हो जाएगा R2। ये बच्चा पार्टी जो फॉर्मूला हमें मिला है ये मिल गया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट
और अगर सेकेंड को मैं ऐड करूं देन फाइनली में क्या मिलेगा, यहां से मिल गया म्यू एल अपॉन वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन में हो जाएगा यू, इसमें ये ऐड हो जाएगा प्लस म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एल अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, इस साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन माइनस म्यू एम अपॉन में R1 और इसमें ऐड हो जाएगा प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन में हो जाएगा R2। अब यहाँ से देखा जाए तो ये म्यू एल अपॉन वी डैश और ये भी म्यू एल अपॉन वी डैश, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से मिलेगा म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1 और यहाँ से अगर माइनस में बार ले लूँ तो यहाँ से मैं मिलेगा म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R2। माइनस मैंने बाहर ले लिया, सो ये बन जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का म्यू बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो यहाँ से म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन में हो जाएगा यू इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू एल माइनस म्यू एम कोष्टक के बाहर ले लिया तो पीछे रहा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगेन यहाँ से म्यू एम में अगर बाहर ले लूँ तो यहाँ से हो जाएगा म्यू एम कोष्टक के बाहर ले लिया तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम कोष्टक 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ से मिल गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन, यहाँ से हो गया इसके वो बट्टे में चला जाएगा माइनस म्यू एम अपॉन में हो जाएगा यहाँ से म्यू एम और पीछे रह गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगेन यहाँ से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, अब आपने ये नोट कर दिया होगा, इसको हटाते हैं। अब यहाँ से मिल गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस म्यू एम हो जाएगा 1 और ये होगा कोष्टक और अगेन मिलेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बच्चा पार्टी, अगर मैं एक केस लेता हूं कि इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटिव देन v इज इक्वल टू f। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैंने केस लिया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने, चाहे कौन सा भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, और हम जो ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए है, वो मान्य है। सो अगर ये हमारे इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव पे है तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो वहाँ से प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जो रे आती है उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ बनती है, VF पे बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे। सो इस केस को मैं इस फॉर्मूले में अगर यूज करूँ तो यहाँ से क्या मिलता है कि 1 अपॉन वी, सो वी क्या हो जाएगा F, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, यू ये क्या है इन्फिनिटिव, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
अब बच्चों पार्टी ये क्या हो जाएगा 0। सो हमें क्या मिला 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चा पार्टी यही है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, यही है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज म्यू एल यहाँ से कि लेंस जिस मटेरियल का जो बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू एम उस लेंस को किस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस 1 कोष्टक 1/r1 फर्स्ट सरफेस की रेडियस माइनस 1/r2। ये है बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। अब बच्चों अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था इस इक्वेशन को मैं अगर थर्ड और इस इक्वेशन को अगर मैं 4 मानता हूं तो अब मैं यहां पे 3rd और 4 की कंपैरिजन करता हूं। अगर मैं इस 3rd और 4 की कंपैरिजन करूं तो यहां से अगर इक्वेशन 3rd और 4 से देखा जाए तो ये चीज जो म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2 ये 1/v माइनस 1/u के इक्वल में है, और यहाँ से भी म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2 ये 1/f है। सो इक्वेशन 3rd और 4 से हमें मिल रहा है कि 1/f है वो 1/v माइनस 1/u मिल रहा है। और पिछले लेक्चर में जब मैं मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था उस समय आपको बोला था कि लेंस के लिए फोकल लेंथ और फाइनल इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक फॉर्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी को बच्चा पार्टी बोला जाता है लेंस फॉर्मूला। जब हम कुछ टाइम पहले मिरर पढ़ रहे थे तो उस मिरर के लिए भी एक फॉर्मूला फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में डेराइव किया था। वो फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यार जो लेंस फॉर्मूला है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बच्चा पार्टी ये जो डेरिवेशन था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा है कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 डेरिवेशन इसके अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जाता है तो हमें इस स्टेप तक पहुंचना है, ये फॉर्मूला याद भी रखना। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बेस पे होने वाले हैं। सो इसको हमें याद रखना है कि लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। यह लेंस की है वो फोकल लेंथ है। उसकी एक क्वेश्चन बनता है कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो किस किस कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम बहुत अच्छे से इसके ऊपर 6 से 7 पॉइंट है वो बता सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला पूछे कि उसको डेरिवेशन क्या है तो हम यही स्टेज तक पहुंचना है, और पूछ लिया जाए कि लेंस फॉर्मूला डेराइव करो तो उस कंडीशन के अंदर इस लेंस मेकर फॉर्मूले से पहुंचने से पहले इक्वेशन नंबर
थर्ड और इस इक्वेशन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास मिल जाता 1/f = 1/v - 1/u। इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। सो आपको खुद को लग गया होगा कि ये डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इसके अंदर साथ में है। उसके अलावा भी अलग अलग लेंस के लिए क्या फोकल लेंथ होगी, लेंस की फोकल लेंथ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले बेस पे सोल्व होने वाले हैं। सो लेंथ की फोकल लेंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस फॉर्मूले से सोल्व होने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम के अंदर है वो लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछा था तब भी ये काम आएगा। और लेंस फॉर्मूला क्या उस कंडीशन के अंदर भी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इस पे फोकस करना जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है कि लेंस की शक्ति इसको P से रिप्रेजेंट करता है पावर को। तो इसके डेफिनेशन में आपके सामने 2 तरीके से पेश करूंगा। ये फर्स्ट डेफिनेशन है कि इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि किसी लेंस के द्वारा उसके ऊपर जो रेज आ रही है उस रेज को है वो कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेंस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि लेंस द्वारा जो रेज है उनको डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो क्षमता है उसी को लेंस की क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी कि जनरली कर देखा जाए तो ये लेंस है, इस लेंस पर ये इसकी प्रिंसिपल अक्स, इस प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल जो रे आ रही है, हम जानते कि अगर इन्फिनिटी से आ रही है सो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में एक पॉइंट पे ये लेंस क्या हो जाता है, इन रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो ये एक्चुअली में रे जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी और ये रे भी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। और ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन Δ1 और ये हो जाएगा Δ2। तो इन रे को है वो Δ1 एंगल ऑफ डेविएशन से इसको क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया। और ये जो एबिलिटी है कन्वर्ज करने की उसी को क्या बोलते हैं, इस लेंस की क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, रेज को एक पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसी की जगह पर अगर मैं कॉनकेव लेंस होता हमारे पास में तो वो कॉनकेव जो लेंस है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आने वाली जो रेज है उनको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। सो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आ रही है, इसने डाइवर्ज कर लिया और एक्चुअल में ये कौन सी डायरेक्शन रे जानी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, बट इन्होंने क्या कर लिया, ये Δ1 और ये Δ2 से क्या कर लिया, डाइवर्ज कर लिया। सो ये जो एबिलिटी है वही लेंस की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। और ये जो लेंस की जो पावर है P वो उस लेंस की फोकल लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंस की जो पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। हम जनरली देख भी सकते हैं कैसे, अगर ये जो लेंस है मान लो इस लेंस की जो फोकल लेंथ ये जो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसकी उस पॉइंट की ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ हो जाएगी f। इसी की जगह पर अगर लेंस क्या होता, ये लेंस इस रे को जो रेज आ रही है उनको है इसने इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर लिया तो ये भी फोकल लेंथ हो गई f। तो जाहिर सी बात है कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो कन्वर्ज करने की एबिलिटी है उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर जाकर के कन्वर्ज करना है तो सिंपल है। किंतु बिल्कुल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज किसी पॉइंट पर रेज को है वो कन्वर्ज करना थोड़ा हार्ड है। सो यहाँ से दिख रहा है कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर ऑफ लेंस उतनी क्या होगी, कम होगी। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। सो हमें लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला कि लेंस की जो फोकल लेंथ है, सॉरी लेंस की जो पावर है वो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। सो और फाइनली यहाँ से जो हमें रिलेशन मिलता है लेंस की पावर के लिए, जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है कि P इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो P = 1/f
अब यहाँ से ये जो पावर ऑफ लेंस है इसका जो मात्रक होगा वो होगा डायप्टर। डायप्टर इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता है और जो फोकल लेंथ है वो किस में होगी, मीटर में। सो एफ अगर मीटर में है देन उस कंडीशन के अंदर पी किस में होगा, डायप्टर में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर है वो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई होगी, उस कंडीशन के अंदर है वो आप मान पुट करने पर पावर डायप्टर में नहीं मिलेगी। सो उस कंडीशन में आपको लेंस की फोकल लेंथ को है वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एफ ऑलवेज मीटर में रहेगा, उस कंडीशन के अंदर पी हमें डायप्टर में मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेंस की फर्स्ट डेफिनेशन कि इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि लेंस के द्वारा रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है वो उसकी पावर कहलाती है। पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर होती है, कैपिटल डी से उसको रिप्रेजेंट करता है और इसका जो फॉर्मूला है वो 1/f यानी फोकल लेंथ के इनवर्सली होता है। वन मोर डेफिनेशन है इसकी, उसकी बात करते हैं कि ये 1/f कैसे आया। सो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल अक्स, इसके पैरेलल जो रे आ रही है, इस रे की जो हाइट है वो h1 प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आ रही है और ये पॉइंट है इसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ये इसका बन गया ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल जो रे आती है वो एक पॉइंट पर क्या करती है, कन्वर्ज हो जाती है। सो यहाँ पे कन्वर्ज हो गई और इस ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्मॉल f। अब बच्चा पार्टी एक्चुअली में ये रे है वो कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी और इस डायरेक्शन में कन्वर्ज हो गई। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सो ये डेल्टा और ये जो रेज ये वाली और ये जो रे एक दूसरे के क्या पैरेलल है और इनके बीच में जो ये एंगल बने जेड जो आकृति में उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। सो ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा और ये जो प्रिंसिपल अक्स इस रेज की जो हाइट है वो क्या है h। सो यहां से इसको मैं क्या ले लूंगा h। अब बच्चा पार्टी अगर मैं tan एंगल यूज करूं सो यहां से क्या मिलेगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन स्मॉल f। पहले ही बता चुका हूं कि ये जो सारे जो लेंस है वो थिन लेंस है। अपने कोर्स के अंदर जितना भी काम होगा वो सारा का सारा उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान रखने लायक बातें ये है कि सारे के सारे लेंस है वो बिल्कुल थिन लेंस होंगे। अगर थिन लेंस नहीं होंगे तो लेंस का जो मिड पॉइंट है या फिर लेंस के अंदर से जो रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से तो वो रे है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी या फिर है वो कन्वर्ज हो जाएगी। सो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे है वो डेविएटेड हो जाएगी। सो बट हमने पढ़ा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है रे वो ऑलवेज क्या रहती है, अनडेविएटेड रहती है और ये केवल तब पॉसिबल है जब लेंस केस वो बिल्कुल थिन हो। उसके अलावा ये सारा जो काम है वो क्या पैराक्सियल रे के लिए हम काम कर रहे हैं और पैराक्सियल जो रे होती है वो प्रिंसिपल अक्स के बिल्कुल क्लोज होती है और उस कंडीशन के अंदर है वो प्रिंसिपल अक्स और उस रे के लेंस के साथ में जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे एंगल बिल्कुल स्मॉल होते हैं और स्मॉल एंगल के केस के अंदर हम tan एंगल को एंगल और उसी को हम साइन एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो tan डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एंगल वेरी स्मॉल है। सो ये हो जाएगा h अपॉन f। क्या लिखूंगा मैं कि डेल्टा इज वेरी स्मॉल। सो tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब बच्चा पार्टी इफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ h इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा विल बी कन्वर्ट इन p इज इक्वल टू 1/f।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फॉर्मूले में बच्चा पार्टी, जैसे ही H1 हो जाता है उस सिचुएशन में डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, P में। सो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा, खुद डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है वो पावर बन जाता है किस केस के अंदर, जब H कितना हो 1 मीटर। सो आई कैन से कि प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल में 1 मीटर डिस्टेंस से या 1 मीटर हाइट से लेंस पर आने वाली जो रेज है या रे है उसके अंदर जितना एंगल ऑफ डेविएशन है वही लेंस की क्या है, पावर है। तो जो हेडिंग है हमारी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, यानी कि 2 पतले पतले लेंस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड नहीं है बट दोनों कांटेक्ट में हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f1 है और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f2 है। तो उस कंडीशन के अंदर इन दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल लेंस बनेगा या इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, तुल्य फोकल लेंथ होगी, वो क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 2 लेंसेस कोई कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर कॉन्वेक्स और सेकंड कंडीशन के अंदर है वो कॉनकेव हो सकता है, और पहले कॉनकेव और बाद में भी कॉन्वेक्स हो सकता है। 2 लेंस की अगर फोकल लेंथ दी हुई है तो उसकी कॉमन या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको पूछी जाएगी। तो इसके डेरिवेशन को हम देखते हैं कि ये 2 लेंस है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि दोनों लेंस कैसे है, थिन लेंस है, और पहले बात कर चुका हूं अपने कोर्स में थिन लेंसेज है, और यहाँ पे जो एक दूसरे से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मैंने इस लेंस के सामने u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ओ रखा, वहां से एक रे आएगी और फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा और रिफ्रैक्शन होकर के मुड़ जाएगा, बट जस्ट आगे इस फर्स्ट लेंस के द्वारा उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, आई डैश पर, और उस डिस्टेंस को इन दोनों के कॉमन पॉइंट से मैंने क्या मान लिया, वी डैश। बट यही जो इमेज फर्स्ट लेंस के द्वारा बनी है वही इमेज इस सेकेंड लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और उसकी ये जो रे है वो फर्स्ट लेंस के द्वारा यहाँ पे इमेज बनती, बट सेकेंड लेंस से वापस इसका क्या हो जाएगा, अगेन रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो इनकी जो फाइनल इमेज है वो आई पर बनेगी, और ये जो फाइनल इमेज इन दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बना है उसकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, आई पर, और इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, इन दोनों के कॉमन पॉइंट से क्या मान लिया, वी। तो इन दोनों मैंने ऐसा काम करता हूं एक कि इन दोनों के लेंसों के कॉम्बिनेशन से एक लेंस बना होगा, ये इस कॉमन लेंस यानी कि 2 अलग अलग फोकल लेंथ के जो लेंस है उन लेंसों के कॉम्बिनेशन से एक लेंस बना होगा f, और उसकी जो फोकल लेंथ होगी, जो तुल्य फोकल लेंथ इक्विवेलेंट होगी, उसको मैंने मान लिया f। अब इस लेंस के लिए ये जो दोनों लेंस अलग अलग है, इन दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स है u डिस्टेंस पर, और इन दोनों लेंसों की जो फाइनल इमेज बन रही है वो भी कहाँ बन रही है, v डिस्टेंस पर। सो यहाँ पे एक फाइनल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लेंस बना, उसकी फोकल लेंथ मैंने f इक्विवेलेंट मान लिया, और इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा o, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगी, u, और उसकी जो यहाँ से रे आएगी और यहाँ से वो फाइनल इसकी इमेज बन गई यहाँ पे। सो इसकी ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज क्या आ रही है, V पे आ रही है। सो इसको मैंने मान लिया V। अगर इस कंडीशन के अंदर में अगर लेंस फॉर्मूला यूज में लूँ तो हो जाएगा 1/FE इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये क्या चीज है, ये इन दोनों अलग अलग फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशन से एक लेंस बनेगा, और उसकी फोकल लेंथ क्या मान ली मैंने, f इक्विवेलेंट, उसके लिए ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर और फाइनल इमेज का बन रही है v डिस्टेंस पर।
अब यहाँ पे फर्स्ट लेंस के लिए, ये यहाँ पे मैं फर्स्ट लेंस के लिए अगर फर्स्ट लेंस है, इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/f, बट f यहाँ क्या है f1, 1 लेंस फॉर्मूला में लिख देता हूं। लेंस फॉर्मूला बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f, f क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/v। तो इस फर्स्ट लेंस के लिए इमेज का बन रही आई डैश पर और उसकी डिस्टेंस क्या v डैश। सो v डैश माइनस 1/u, तो u क्या है u ही है। सो यह आ जाएगा 1/u। ये जो मिला है इसको मैं दे दूंगा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मैं लेंस जो सेकंड है उसके लिए बात करूं तो यहां से हो जाएगा फॉर लेंस है वो सेकंड है, तो उसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो यहां से हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं इसको यूज लूं तो 1/f यहाँ हो जाएगा सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ क्या f2 इज इक्वल टू 1/v। सो यहाँ पे v क्या इमेज, तो इस लेंस के लिए फाइनल इमेज क्या बन रही है v पे ही बन रही है। सो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। u इस लेंस के लिए फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो क्या हो जाएगा v डैश। सो यहाँ से हो जाएगा v डैश। v डैश ये जो मिला है वो मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं तो यहां से क्या मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा। 1/f प्लस 1/f2 इज इक्वल टू मिल गया 1/v माइनस 1/u। और इस चीज को मैंने बोल लिया इक्वेशन नंबर कौन सा फोर्थ। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ की कंपैरिजन करवाऊं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 1/fe एंड इन दोनों लेंसों की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो हो जाएगी 1/v माइनस 1/u। और यहां से बोला जा रहा है कि 1/f1 प्लस 1/ जो f2 है वो मिल रहा है 1/v माइनस 1/u। इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से मिल रहा है 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बच्चा पार्टी मिल गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो कैसे, अगर दो लेंस जिसकी अगर अलग अलग फोकल लेंथ आपको दी हुई है और उसकी अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। मैंने ये जो काम किया है वो केवल दो लेंस के लिए किया है। इसकी जगह पर अगर बहुत सारे लेंस होते 3-4 लेंस हो जाते, बट इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या है कि
ऑल थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, ये सारे लेंस एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्टेक्ट में होने चाहिए, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं। सो उस कंडीशन अगर बहुत सारे लेंस है, सो उस कंडीशन में हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश 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 1/fn। जितने भी लेंस है, पर उसके अलावा भी एक चीज, इसके अंदर जो आप वैल्यू पुट करोगे वो क्या करोगे, विथ साइन, यानी कि फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो आपको विथ साइन पुट करनी पड़ेगी। विथ साइन कैसे, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर यहाँ पे कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो या फिर वो मिरर हो, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए चाहे मिरर हो या लेंस हो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि सरफेस है या लेंस है वो कॉनकेव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे, और अगर फर्स्ट कंडीशन के अंदर फर्स्ट लेंस है वो कॉनकेव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और सेकंड की है वो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आ जाएगी। दोनों कॉन्वेक्स है तो दोनों पॉजिटिव आ जाएगी, दोनों कॉनकेव है तो दोनों नेगेटिव आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी बेस पे अगर पिछले वाले टॉपिक से मैं अगर इसको कनेक्ट करूं तो यहां से देखिए, अभी यहां से देखा था कि 1/f ही, जस्ट पिछले वाले जो टॉपिक में देखा था कि 1/f ई या फिर 1/f है वो क्या होती है, लेंस की पावर। सो मैं यहां से लिख सकता हूं 1/f इक्विवेलेंट। सो यहां से हो जाएगा P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2। सो इस तरीके से कॉमन पावर ऑफ लेंस पूछी जाए, लेंस की जो है वो इक्विवेलेंट पावर पूछी जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी आप इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू फर्स्ट लेंस की पावर प्लस सेकंड लेंस की पावर है वो सबको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लेंस दिए हुए हैं तो उसके इसके अंदर सभी पावरों को आप ऐड कर सकते हैं, बट इसके अंदर भी साइन कन्वेंशन यानी कि साइन का मान यानी कि विथ साइन मान पुट करना पड़ेगा। अगर कॉनकेव अगर लेंस है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि इक्विवेलेंट है वो दोनों लेंसों की अलग अलग आपको है वो पावर पूछ ली जाएगी, पावर गिव्स होगी कि दो अलग अलग लेंस की पावर ये है, और आपको कॉमन फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, और अलग अलग अगर फोकल लेंथ दी हुई है और आपको कॉमन पावर भी पूछ सकते हैं, यानी पावर और फोकल लेंथ इक्विवेलेंट और अलग अलग वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट उसमें है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अब अगर यही दो लेंस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो उस कंडीशन के अंदर है वो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, इस डेरिवेशन को हम करेंगे। सो आज के लिए इतना खूब है बच्चों, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि आपको समय समय पर सारे वीडियो इसी तरीके से हम देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।